नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सरकारी संपत्ति बेचने पर आमादा मोदी सरकार, उगाहेगी 2.5 लाख करोड़। पवार ने छेड़ी तीसरा मोर्चा बनाने की बात, कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति को अजान के कारण नींद नहीं आती। अंबानी केस में वाजे ने सबूत मिटाए, चर्चा में आने के लिए रची थी साजिश। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है जिन्हें बेच दिया जाएगा या दूसरे तरीकों से निजी क्षेत्र को देकर पैसा कमाया जाएगा। इस जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए उगाहे जाएंगे। इसमें सड़कें, बिजली, ट्रांसमिशन, ऑयल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार के टावर, स्टेडियम और दूसरी चीजें शामिल हैं। रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और हवाई अड्डों को भी बिक्री सूची में डाल दिया गया है। बेच दो की इस योजना के तहत रेलवे 90,000 करोड़ रुपए उगाहेगा। इसके लिए वो 150 रेलगाड़ियों के परिचालन निजी कंपनियों को सौंप देगा। इसके अलावा 50 रेलवे स्टेशन बनाने और चलाने का काम भी निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय निजीकरण के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। वो MTNL और BSNL की जायदाद बेच देगा। ऑप्टिक फाइबर, भारतनेट और टेलीकॉम टावर को इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा। BSNL के पास जो जमीन है उसे भी वो निजी क्षेत्र को लीज पर देगा। बेचने के लिए बने कोर ग्रुप ने इस पर चिंता जताई है कि कई मंत्रालयों का कामकाज सुस्त है। सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय ने 7200 किलोमीटर सड़क की पहचान की है जिन्हें निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। इसके तहत निजी कंपनियां एक निश्चित रकम देकर वे सड़कें ले लेंगी और उन पर टोल टैक्स लगाकर पैसे कमाएंगी। सरकार का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए उगाहने का है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड अपनी जायदाद का निजीकरण करके 27,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगा। युवा और क्रीड़ा मंत्रालय खेल के मैदानों को निजी हाथों में दे देगा। इन स्टेडियम को लीज पर देकर पैसा कमाया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी 13 हवाई अड्डों को ऑपरेट मैनेज करने डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत निजी कंपनियों को दे देगी। इसके जरिए 20,000 करोड़ रुपए उगाहे जाएंगे। यही नहीं, मोदी सरकार ने राज्यों से भी कहा है कि वो विनिवेश पर जोर दें और सरकारी संपत्तियों का विनिवेश और निजीकरण करने के लिए एक रोड मैप तैयार करें। तो बहुत साफ है कि सरकार तमाम सार्वजनिक संपत्तियां, तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां सबको बेच देने पर आमादा है और जाहिर है कि ये औने पौने दाम में बेचे जाएंगे और ये भी जाहिर है कि इनको खरीदने वाले कौन लोग होंगे। तो ये एक बिल्कुल सुनियोजित योजना के तहत किया जा रहा है। पर्दा ये दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर ये लग रहा है कि ये निजीकरण हो रहा है और निजीकरण के जरिए धन इकट्ठा करके सरकार देश के विकास में लगाएगी। लेकिन जो कंपनियां फायदे में चल रही हैं, फायदा मुनाफा कमा कर दे रही हैं सरकार को, उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और बहुत कम पैसे में सौंपा जाएगा और वो मुनाफा कमाएंगे। और जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे रेल है, एयरपोर्ट है, दूसरी जो सार्वजनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर अगर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होगा और बढ़ता जाएगा लगातार, तो वही होगा जो हम देख रहे हैं कि किरायों में वृद्धि हो रही है और तमाम तरह के हथकंडे आजमा कर जो निजी क्षेत्र है वो शोषण का जाल बिछा रहा है। तो ये सरकार दरअसल कारपोरेट की गोदी में बैठी हुई सरकार है। कारपोरेट के हितों को ध्यान में रखकर तमाम आर्थिक नीतियां बना रही है। वो अपनी माथत आने वाली इन संपत्तियों को बेच रही है। अब देखिए कि ये सरकार पूछती है कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया 70 सालों में। तो ये जो जितनी चीज़ें बेची जा रही हैं, दरअसल ये मोदी सरकार ने नहीं बनाई हैं इन 7 सालों में। ये 70 सालों की
निर्मित ही है, उस दौरान ही ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां और तमाम परिसंपत्तियां क्रिएट की गई हैं उन नीतियों के जरिए जो 1947 के बाद सरकारों ने बनाई और उसके आधार पर काम किया। अगर ये खड़ा ना होता तो आज देश किस हाल में होता, और ये जब नहीं रहेगा तब सोचिए क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां रोजगार देती हैं बड़े पैमाने पर, और ख़ास तौर पर इनमें आरक्षण की व्यवस्था होने की वजह से कमज़ोर तबकों को नौकरियां मिलती हैं और किसी तरह से वो भी इस विकास के हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन निजी क्षेत्र का रवैया आप जानते ही हैं कि उन्हें न तो समाज से मतलब है, न कमज़ोर वर्गों से मतलब है, उसका मतलब तो सिर्फ मुनाफे से है और उसी पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। तो सरकार एक तरह से जो भारत का एजेंडा है, जो जिसमें पिछड़े, दलितों, इन सब को आगे लाने का उद्देश्य है हमारे देश का, वो सब डिसमेंटल कर रही है, उस सब को धराशायी कर रही है, ध्वस्त कर रही है और विशुद्ध रूप से पूंजीपतियों के हाथ में देश और सरकार सौंप रही है। और जाहिर है कि ये सरकारें पूंजीपतियों से मिली हुई हैं, इसलिए उनके एजेंडे पर काम करेगी, उन्हीं के अनुसार नीतियां बना रही हैं और ये उन्हीं आर्थिक नीतियों का एक हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश को किस अंधेरे कुएं में ये सरकार धकेल रही है। अगली खबर लेते हैं। खराब हालत से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किलें महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार के एक ताज़ा बयान के बाद और बढ़ सकती हैं। पवार ने मंगलवार को कहा है कि देश में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है और वो इस मामले में कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बयान मुश्किलें बढ़ाने वाला है, इसलिए क्योंकि ऐसे में जिस यूपीए की क़यादत वो कर रही है उसका क्या होगा और उसे डर ये है कि कहीं वो बेमतलब न हो जाए। शरद पवार के मुताबिक सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने केरल कांग्रेस के पूर्व नेता पीसी चाको के एनसीपी में शामिल होने के दौरान कही। इस दौरान चाको ने जो कुछ कांग्रेस आला कमान के लिए कहा है वो भी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। चाको ने कहा कि वो ऐसी पार्टी में आकर खुश हैं जो सक्रिय है और कुछ कर रही है और सही दिशा में भी जा रही है। चाको ने बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में शामिल हैं। शिवसेना इससे पहले यूपीए के अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार के नाम की खुलकर हिमायत कर चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ये तक कह चुके हैं कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है, इसलिए विपक्षी दलों को साथ आने और यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है। शिवसेना ने कुछ महीने पहले कहा था कि यूपीए को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनजीओ है। शिवसेना ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे और तब महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया था। हालांकि कांग्रेस ने किसान आंदोलन को मजबूत ढंग से उठाने की कोशिश की है और राहुल गांधी और प्रियंका इसे लेकर किसानों के बीच में भी पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें उसके घर से ही शुरू होती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से स्थायी अध्यक्ष चुने जाने और आंतरिक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान चल रहा है। तो कांग्रेस जो हर मोर्चे पर एक लापरवाह, सुस्त दिख रही है, खासतौर पर नेतृत्व के मामले में, चाहे वो पार्टी का नेतृत्व हो चाहे यूपीए का नेतृत्व हो, दोनों मोर्चे पर कोई हलचल कांग्रेस नेतृत्व में होती नहीं दिख रही है और इससे कांग्रेस के अंदर तो बेचैनी है, वो दिख भी रही है। लेकिन अब जो दूसरे दल हैं, जो यूपीए में शामिल दल हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये पहल नहीं कर सकती है, कांग्रेस ये जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती है, तो हमें अपने स्तर पर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार जिस राह पर चल रही है उससे संगठित हुए बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और कांग्रेस इस लड़ाई में पीछे हटती दिख रही है। भले ही राहुल गांधी बड़े बड़े बयान देते रहते हों, लेकिन जब तक वो तमाम दलों को एक साथ एकजुट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब तक कोई बड़ी मुहिम शुरू नहीं हो सकती है। राहुल गांधी अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सोनिया गांधी की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी थी। और अगर ये तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू होती है तो कांग्रेस और अलग थलग पड़ने वाली है, क्योंकि इस तीसरे मोर्चे में वो दल भी शामिल होंगे जो कांग्रेस को नापसंद करते हैं या कांग्रेस से उनकी प्रतिद्वंदिता है राज्यों में। तो ये उनके लिए सुविधाजनक है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें
कांग्रेस नेतृत्व न कर रही हो। तो ये पहले भी इस तरह की पहल होती रही है और उन्होंने केंद्र में सरकार भी बनाई है। तो एक नई पहल ये नई परिस्थितियों में हो रही है, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए ये एक अवसर भी है। अगली खबर लेते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम से पत्र लिखकर कहा है कि अजान से उनकी नींद में बाधा पड़ती है, जिसके कारण वो सो नहीं पाती और दिन में सिर में दर्द भी होता है, जिससे काम में भी दिक्कत आती है। कुलपति ने प्रयागराज के डीएम को इस संबंध में एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम ने कहा है कि अब लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई है। 4 लाउड स्पीकर के बजाय अब 2 लाउड स्पीकर ही लगाए गए हैं। यही नहीं, इन लाउड स्पीकरों का रुख भी कुलपति के आवाज से विपरीत दिशा में कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुलपति संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी हैं। पत्र में उन्होंने कहा था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि अजान लाउड स्पीकर के बगैर भी की जा सकती है ताकि दूसरों की दिनचर्या प्रभावित न हो। वहीं उनके बयान की ऐशबाग ईदगाह के जाने माने सुन्नी धर्मगुरु और इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने निंदा की है और कहा है कि संगीता श्रीवास्तव को क्षेत्र की गंगा जमनी तहजीब से वाकिफ होना चाहिए, जो विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देती है। उन्होंने कहा, लोग जमाने से एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। अजान की आवाज़ अक्सर मंदिरों से भजन की आवाज़ के साथ बजती है और किसी ने कभी नहीं कहा कि उनकी नींद इस वजह से खराब हुई है। इस संबंध में पहले से ही हाई कोर्ट का एक आदेश है, जिसका पालन सभी मस्जिदों द्वारा किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले गायक सोनू निगम ने भी अजान से नींद में खलल पड़ने की बात कही थी, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि तमाम धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए और अपने संगठन की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए, इसमें राजनीति भी शामिल है, ये लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के जो दैनंदिन जीवन है उनको उनमें खलल डालती हैं। बच्चों की परीक्षा हो, बुजुर्गों का स्वास्थ्य हो और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं लोगों के ज़िंदगियों में, उसमें इस तरह के शोर शराबे से प्रदूषण फैलता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। और ये केवल अजान के मामले में सही नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिरों में भी तमाम तरह से इस तरह के, और जगह जगह नवरात्रों के समय जो जागरण होते हैं और तरह के भजन कीर्तन के आयोजन होते रहते हैं, ये तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो मोहतरमा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, उन्हें अगर केवल अजान चुभती है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार वो इसी पर क्यों टिप्पणी कर रही हैं। ये सोनू निगम ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी और तब भी ये सवाल उठा था कि क्या केवल आपको अजान से तकलीफ होती है? मुझे तो हर जगह किसी भी धर्म की तरफ से शोर होता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि पढ़ने लिखने में तमाम तरह से खलल पड़ता है। और भी लोगों को होती होगी, लेकिन कोई आपत्ति नहीं करता, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि झगड़े होंगे और बेकार का तनाव बढ़ेगा। लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए और मंदिरों मस्जिदों हर में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में। अगली खबर लेते हैं। एनआईए मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों के पाए जाने की गुत्थी को सुलझाने के काफी करीब पहुंच गई है। एनआईए ने सचिन वाजे के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जो छापेमारी की थी, उसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच को सबूत मिटाने की जानकारी हाथ लगी है। एनआईए की जांच में पता लगा कि सचिन वाजे ने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और आईपैड से सबूतों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस केस से जुड़े हुए बहुत से दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं। अब एनआईए टेक्निकल एक्सपर्ट से नष्ट किए गए सबूतों को दोबारा वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। एनआईए के सूत्रों ने इस रहस्य से पर्दा हटा दिया है कि जिसकी चर्चा कई दिन से चल रही थी। सचिन वाजे ने एनआईए के अधिकारियों को बताया है कि जिस समय स्कॉर्पियो कार को
मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ा किया गया था, उसके पीछे चल रही इनोवा कार को वही चला रहे थे। इलाके की एक दुकान में लगे सीसीटीवी में दिख रहा था कि जिस समय स्कॉर्पियो कार को एंटीलिया के पास खड़ा किया गया, उसके पीछे सफ़ेद रंग की इनोवा कार दिखाई दी थी। बाद में एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ कि वो इनोवा कार सचिन वाजे की सरकारी गाड़ी थी, जो पुलिस महकमे से उन्हें मिली हुई थी। एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई है कि स्कॉर्पियो कार को कोई और नहीं बल्कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का एक पुलिसकर्मी चला रहा था। वहीं एंटीलिया केस में भले ही रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी एनआईए अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंची है जिससे ये कहा जा सके कि आखिरकार सचिन वाजे ने इस पूरी घटना को किसके कहने पर और किस वजह से अंजाम दिया था। वैसे सचिन वाजे से जब एनआईए ने पूछताछ में स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक रखने को लेकर सवाल किया था, तो पहले तो वाजे ने विस्फोटक रखने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की तो वाजे ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते लाइमलाइट में आने के लिए उसने इस तरह की साजिश रची। हालांकि सचिन वाजे का ये कबूलनामा एनआईए के अधिकारियों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ भी रहा है और नहीं भी उठ रहा है। सचिन वाजे क्या बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है, इसको लेकर हमारे पास अभी कोई सच्ची चीज़ें नहीं हैं। जो एनआईए कह रही है, हम सब जानते हैं कि एनआईए केंद्र सरकार की एक तरह से एजेंसी है और वो उसके इशारों पर ही काम करती है। वाजे का जो जब तक कोर्ट में बयान नहीं होता है तब तक हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट भी केवल कोर्ट में दिए गए बयान को ही, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को ही स्वीकार करती है। पुलिस थाने एनआईए की जांच पड़ताल के दौरान दिए गए बयान मान्य नहीं होते हैं, तो ये स्पष्ट है। लेकिन चूंकि ये वाजे का जो रिकॉर्ड है, जिसमें वो काफ़ी लंबे समय तक सस्पेंड रहे हैं और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा की गई थी, उससे निकलने के लिए उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की साजिश रची। अब ये जो तर्क है, ये जो बात है, वो उन्होंने कही है, नहीं कही है, या ये सच है अगर, तो वो फिर मनोरोगियों की फहरिस्त में आ जाते हैं। तो ये देखने की बात है। अभी किसी निष्कर्ष पर एनआईए भी नहीं पहुंच रहा है और हमें भी नहीं पहुंचना चाहिए। किसी तरह के मीडिया ट्रायल में हमें नहीं उलझना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट में मामला किस तरह से सामने रखा जाता है, चार्जशीट और के साथ जो गवाह और जो सबूत पेश किए जाते हैं वो कितने पुख्ता हैं और अदालत उसको किस तरह से देखती है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उभरते कोरोना की सेकेंड पीक को रोकना ही होगा। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने छोटे स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, प्रतिबंधों को लागू करने जैसे कदमों को उठाने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि यदि महामारी को अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में फिर से फैल जाएगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोगों में दहशत की स्थिति पैदा किए बिना पहल किए जाने की जरूरत है। ये बैठक तब हो रही है जब देश में एक दिन में 28,903 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। ये 11 दिसंबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तब 30,254 संक्रमण के मामले आए थे। इसी हफ्ते केंद्र सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भी महाराष्ट्र से ही आए हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 17,864, केरल में 1970, पंजाब में 1463, कर्नाटक में 1135 और गुजरात में 954 मामले सामने आए हैं। ऑनलाइन बैठक में एक प्रस्तुति में कहा गया कि 70 जिलों में कोरोना के मामलों में 150% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 60% सक्रिय कोरोना के मामले हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पूरे राज्य में RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। संक्रमण के मामले बढ़ने से संदेह ये जताया जाने लगा कि क्या भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई है। ये इसलिए कि हर रोज संक्रमण के मामले करीब 10,000 आ रहे थे, मगर वे अब बढ़कर 29,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से दहशत बढ़ रही है। कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं पा जा रहा है। इसकी वजह साफ है कि सरकार चौकन्नी नहीं थी। सरकार ने धीरे धीरे
बाज़ार और तमाम जगह खोलने के बजाय एकदम से खोल दिए हैं और उसकी वजह से कोरोना अब तेज़ी से फैलने के लिए उसको मौका मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसको सरकार उस रफ्तार से और उस ढंग से नहीं चला पा रही। ये कायदे से यूनिवर्सल वैक्सीन होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ अपने स्तर पर कर रही है और बाकी को प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया है और उसमें चार्जेस लगा दिए हैं। तो वो जो रफ्तार हिंदुस्तान में होनी चाहिए, दुनिया में थोड़ा तारीफ हो रही है हमारे वैक्सीनेशन की, लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो उतनी रफ्तार में नहीं हो रही है। इस वजह से समस्या बढ़ने के खतरे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। ये बार बार शिकायतें आ रही हैं, उनके पास साधन संसाधन कम है और वैक्सीन भी सही समय पर नहीं पहुंच रही। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी शिकायत की थी कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों है कि उसकी वैक्सीन की सप्लाई में इतनी ढीलम ढाल क्यों है? ये तमाम सवाल हैं जिसको केंद्र सरकार, मोदी सरकार को अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए, ना ही राज्य सरकारों को निर्देश उपदेश देने में वक्त ज़ाया करना चाहिए। तो ये है कुल मिलाकर आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।